अच्छा, जो आज का टॉपिक है, जो आज का स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है IS 37, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, मेरी जो आज की कोशिश ये होगी कि मैं ऐसे स्टैंडर्ड पढ़ा दूँ ये कि जिन्होंने अगर ये F3 के लिए देखना है, F7 के लिए देखना है, तो उनके लिए भी रेलिवेंट हो। मैं थोड़ा बेसिक से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि मुझे एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े जिसमें मैं वापस से बेसिक पढ़ा रहा हूँ IS 37 की। तो थोड़ा SBR के लिए थोड़ा ये बेसिक लेवल भी हो सकता है, लेकिन आपकी एक चीज़ शुरू से कोशिश यही होगी पूरी की पूरी कवर हो जाए। तो जो टॉपिक का नाम है वो है IS 37 प्रोविजंस कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, सबसे पहली बात कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस इस स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसका वो ये एम करता है या वो ये इंश्योर करता है कि देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया। मतलब जब भी हम कोई चीज़ प्रोविजन हो, चाहे फिर वो कंटिंजेंट एसेट्स हो या लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हो, उसको रिकग्नाइज करने के लिए एक अप्रोप्रिएट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसी तरह एक मेजरमेंट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट बेसिस होना चाहिए ताकि वो कंसिस्टेंट रहे हर चीज़ के लिए। एक अप्रोप्रिएट जब रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकग्नाइज भी हो सकेंगी, और ऐसा ना होगा कि हमें कोई अनसर्टेनिटी के अंदर, मतलब कुछ चीज़ें रिकग्नाइज कर रहे हैं कुछ ना कर रहे हो। तो एक अप्रोप्रिएट इन्होंने क्राइटेरिया, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड का वो ये कि एक अप्रोप्रिएट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया हो हर चीज़ के लिए। और एक और जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो चीज़ रिकग्नाइज ना हो रही हो उसके इनफ डिस्क्लोजर हो ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचे। अच्छा, अब बात आती है कि भाई प्रोविजन क्या है। व्हाट इज प्रोविजन? द प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। ठीक है, ये दो बातें हैं इसके अंदर, और मेन वर्ड है क्या? अनसर्टेन। अच्छा, जो हमारी लाइबिलिटी है, जो आप लोगों ने फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ा था। अब लाइबिलिटी हमें पता है कि भाई हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट के हमें अपने आउटफ्लो देने होंगे, मतलब हमारी आउटफ्लो होगा हमारी तरफ से, हमारी ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे ड्यू टू रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, जो हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब उसमें होता क्या है कि भाई जो भी लाइबिलिटी होती है ना हमारी, उसकी जो टाइमिंग है या जो भी उसकी अमाउंट है वो हमें पता होती है। मतलब जो लाइबिलिटी होती है वो होती है सर्टेन, जिसकी मतलब हमारे पास अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन कि हमें किस अमाउंट की किस टाइम पे हमें पे करना होता है, और हमारे पर ऑब्लिगेशन तो है ही है, तो ये लाइबिलिटी हमें, मतलब हर चीज़ का जो भी बेसिक उसके अंदर आती है, जो कि टाइमिंग और अमाउंट है वो हमें पता होती है, मतलब वो सर्टेन है। जैसे कि बैंक लोन लिया हुआ है हमने, अब हमें पता है हमने बैंक लोन ले लिया, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है, अब हमें पता है कि हमें किस टाइम पे उसको पे करना है और कितना पे करना है, हमें ये पता है। सिमिलरली अगर हमने कोई उधार पे परचेजेस किए, कोई रॉ मटेरियल कुछ भी खरीदा, तो हमें पता है हमने कितने पेबल्स पे करने हैं और कितने टाइम पीरियड में हमें पे करना है। तो हमें लाइबिलिटी के बारे में तो पता होता है, लेकिन जो प्रोविजन होती है, जो प्रोविजन है वो उसमें होता क्या मसला क्या है कि भाई वो अनसर्टेन है, उसकी ना हमें अमाउंट प्रेडिक्ट, ना अमाउंट उस पता होती है ना उसकी टाइमिंग पता होती है, तो हमें इसको एस्टिमेट करना होता है। सही, अब पहली बात तो ये आ गई। तो अब इसका रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया है कुछ प्रोविजन का, जो कि हमें क्योंकि याद रखना पड़ेगा, इसके बगैर प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं हो सकता। अगर ये तीन चीज़ें, तीनों को मीट करना ज़रूरी है एज पर IS 37। अगर हमें कोई भी प्रोविजन रिकग्नाइज करना है एज अ लाइबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें कुछ तीन बातें हैं जो कि कोई भी प्रोविजन रिकग्नाइज करने के लिए मीट करना होगी। अच्छा, अब पहली बात क्या है? एन एंटिटी हैज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। भाई ये मेन बात है, ज़ाहिर है अगर ऑब्लिगेशन ही नहीं होगी तो प्रोविजन तो रिकग्नाइज करने का कोई तुक ही नहीं बनता।
अब चाहे वो लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, अब मैं इसके आगे जाके भी आपको इसका मतलब बता दूं, दोनों का लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, जाहिर अगर कुछ प्रीवियस रिजल्ट कोई इवेंट हुआ होगा पास में जिसकी वजह से ही ऑब्लिगेशन अराइज हो रही होगी। तो पहला जो रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए हमारे ऊपर एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, फिर चाहे वो लीगल हो या फिर वो कंस्ट्रक्टिव हो। अच्छा, अब दूसरी बात है इसके अंदर, इट इज प्रोबेबल, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation। अब ये मैं पूरी बातें लिख रहा हूँ, अब आपको इतनी रटने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सब चीज़ें लिख रहा हूँ अभी के लिए। इसके अंदर ये काम की बात है, सही। इट इज़ प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल, मतलब हमारे पास से रिसोर्सेज जाएंगे वो ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए, अगर तो प्रोबेबल होंगे चांसेस। एक कीवर्ड ऊपर आगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा आ रहा है इट इज़ प्रोबेबल कि भाई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। तीसरा आता है अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेजर्ड, अ रिलायबल estimate can be made of the amount of the obligation। मतलब जो ऑब्लिगेशन जो हमें पे करना होगा वो एस्टिमेट हो सके कि हमें कितनी ऑब्लिगेशन, कितनी हम पे लायबिलिटी जो हमें पे करनी होगी वो रिलायबली एस्टिमेट हो सके। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि भाई ऑब्लिगेशन जो होती है, अब ऑब्लिगेशन दो तरीके की हो सकती है। अब एक तो हो सकती है कि भाई वो लीगल हो और दूसरी होती है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो। अच्छा, अब लीगल के अंदर भाई बाय लॉ हो सकता है, बाय रेगुलेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब जैसे कि आपने कोई चीज़ बेची है अपने कस्टमर को और आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 2 साल की वारंटी है उस प्रोडक्ट, कोई भी आप जैसे मोबाइल फ़ोन बेच दिया है, कोई गाड़ी बेच दी और आपने बोला 2 साल की इसकी वारंटी है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड हो गए हैं। मतलब लीगली आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसके अंदर अब आप बाइंड हो गए हैं। तो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में जब साइन कर दिया तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई। अब वो बाय लीगल है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के दिया है कि आपको 2 साल की वारंटी है, कुछ भी खराबी हो तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो हम आपको सही करके देंगे। इसी तरह कुछ चीज़ें बाय लॉ होती है, कुछ इसी तरह रेगुलेशन, कुछ गवर्नमेंट की कुछ लॉज बने हुए होते हैं, वो अगर वो हम पे इम्पोज हो रहे हैं, हम पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। अब ऑन दी अदर हैंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है एक, मतलब ये हम पे लीगलाइज तो नहीं होती, लेकिन एक इट इज एस्टेब्लिश बाय एस्टेब्लिश पैटर्न of past practice, published policies, या कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी कंपनी ने ऐसा कुछ बोला हो। इसकी वजह से होता क्या है, तीन बातें मैंने एक एग्जांपल लीजिए, बाय एस्टेब्लिश पैटर्न है, कोई पुराना कोई पास प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इनकी पब्लिश पॉलिसीज है, स्टेटमेंट वगैरह है। मैं भी आपको समझाऊंगा ये चीज़ें होती हैं और इसकी वजह से होता क्या है, एज अ रिजल्ट द एंटिटी हैज क्रिएटेड a valid expectation on the part of the people of those other parties, या जो भी आप लिख दें, that it will मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, that it will, उधर का ही कंटिन्यूशन है, that it will discharge those
रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, अब हमने बात क्या पढ़ी, होता क्या है, कुछ चीज़ें अब कंपनी पे इम्पोज नहीं होती, जैसे कि कुछ लो थर्ड वॉर कंट्रीज होती हैं, अगर कोई बाहर से कंपनीज आती है ना, जैसे ऑयल कंपनीज आ गई हैं, कुछ भी कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, तो करती क्या है, गवर्नमेंट उन पे कोई लॉज एंड रेगुलेशन नहीं लगाती, क्योंकि वो कहती है कि भाई एक तो एटलीस्ट हमारे कंट्री के अंदर आके इंडस्ट्री सेट कर रहे, तो हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट होगी, जनरेट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से इनकम, तो हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो होता क्या है, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस लॉज नहीं लगा रही होती है ऐसी कंट्री पे। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि कोई ऑयल ड्रिलिंग कंपनी आई हमारे इधर, उन्होंने ड्रिलिंग करी, अब उनके ऊपर कोई रेगुलेशन कोई लॉज लगे हुए नहीं है कि अगर जैसे कहीं भी कुछ भी अगर ऑयल कंपनी अगर ड्रिल करेगी तो वो एरिया ख़राब हो सकता है, होगा, ज़ाहिर है ड्रिल करेगी तो एरिया ख़राब होगा, पोल्यूशन होगी, इन्वायरमेंटल को इफेक्ट पड़ेगा। अब उनके ऊपर तो कोई लॉज एंड रेगुलेशन नहीं लग रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उनकी जब पहले भी कहीं और जब ऑपरेट करते थे, उनकी एक पास प्रैक्टिस है कि जब भी कोई चीज़ जहाँ भी वो ड्रिलिंग करते हैं, जब छोड़ के जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो वो वापसी रिस्टोर करके जाते हैं उस जगह को। ये इनका एक पास प्रैक्टिस है। ये इसी तरह इनकी जो पॉलिसीज़ है वो ये कहती है कि वो इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है, मतलब इन्वायरमेंट को सेफ और सिक्योर, इस तरह मतलब ग्रीन इन्वायरमेंट रखना है उनको। तो ये इनकी पॉलिसीज़ है। इसी तरह अगर कोई इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि भाई हमने, अब उन्होंने बोल दिया है मुँह से, मतलब कोई इसके ऊपर बाय लॉ या रेगुलेशन नहीं, उन्होंने बोल दिया क्या हम ये चीज़ सही करके जाएंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर कोई पुरानी पास प्रैक्टिस भी हो, उनका कोई पैटर्न भी हो कि चीज़ों को वो वापसी सही करके जा रहे हैं, तो सामने वाले के, अब सामने वाले को बोला नहीं है, लेकिन उनके दिल में खुद वैलिड एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि भाई इनकी एक पास प्रैक्टिस है कि ये चीज़ें सही करके जाते हैं। ये सही चीज़, अगर चीज़ें सही करके, तो हमारे दिल में भी आएगा जब यहाँ से ये जाएंगे तो ये चीज़ें हमारी सही करके जाएंगे, एक एक्सपेक्टेशन हमारे दिल के अंदर हमारे ऊपर। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन या बाय लॉ नहीं है, एक उनकी बस पास प्रैक्टिस की वजह से सामने वाली पार्टीज के दिल के अंदर एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि ये चीज़ हमारे इधर भी सही करके जाएंगे। अगर नहीं करके गए तो कुछ हम उनका उखाड़ नहीं सकते, कुछ उनके साथ कोई उन पे पेनल्टीज या कोई भी चीज़ चार्जेस इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन ये कि उनकी रेपुटेशनल भी ख़राब होगी, उनके ही इमेज ख़राब होगी। तो एक उनके ऊपर जब इस तरीके से वैलिड एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना, तो उनके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो जाती है कि भाई अगर उनको सही नहीं किया तो एक उनके ऊपर एक डायरेक्ट लॉस हो सकता है गुडविल किसी तरह, तो उनको फिर उनको प्रोविजन रिकग्नाइज करना पड़ता है कि भाई हम इधर भी सही करके जाएंगे चीज़। तो ये एक आपको एग्जाम्पल से ऑयल कंपनी के इससे आपको एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बात समझा दी। अच्छा, अब हमने रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया तो इसका समझ लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50%, सही है, और पॉसिबल का होता है 10% से अबव बट लेस देन 50%। रिमोट का होता है लेस देन 10%, और वर्चुअली सर्टेन का होता है मतलब कि मोर देन, कहीं 90 बोलते हैं, कहीं 95% बोलते हैं, तो 90 समझ ले या 95% से अबव हो, ठीक है। तो ये तीन चारों इन चीज़ों के मतलब होते हैं कि चांसेस कितने, मोर देन 50% है, 10% है, 95% है, 90% है। अच्छा, अब प्रोविजन रिकग्नाइज करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, मेजरमेंट क्राइटेरिया। अब जो प्रोविजन रिकग्नाइज होती है ना, अब वो मेजर होती है बेस एस्टिमेट पे, दे आर मेजर्ड एट बेस एस्टिमेट, सही है। अब ये बेस एस्टिमेट मतलब जो भी जो हमारी प्रोविज़न होती है, जो मेजर्ड होती है, वो बेस एस्टिमेट होती है, बेस एस्टिमेट पे मेजर होती है। मतलब हमारी जो भी फिर एंटिटी की मैनेजमेंट है, अब उनको रिपोर्टिंग डेट पे प्रोविज़न बनाना है। अब वो क्या करेगी, उनकी कुछ पास प्रैक्टिस होगी, कुछ पास एक्सपीरियंस होगा, उसकी बेसिस पे वो एस्टिमेट करेगी कि क्या चीज़ कितना हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। एक मैनेजमेंट की जजमेंट होती है जिसकी बेसिस पे वो एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास एक्सपीरियंस। उनका जो भी एस्टिमेट होगा वो एटलीस्ट बेस्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास एक्सपीरियंस। तो मैं इसको
एक बेस्ट एस्टिमेट इज डन बाय द मैनेजमेंट जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मेजरमेंट करने का तरीका होता है कि जो भी मेजर करेंगे वो उनका बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए मैनेजमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास एक्सपीरियंस। अच्छा, अब कुछ चीज़ें क्या है इसके अंदर, अब जैसे कि वारंटीज़ हो गई। अब अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन पे वारंटीज़ है, कुछ भी सेल किया है, लैपटॉप्स हो गए, चार्जर्स हो गए, मोबाइल, जो भी चीज़ें आती हैं, अब हर चीज़ पे मोस्टली ये तो वारंटीज़ होती है 1 साल की, 2 साल की। तो जब मैनेजमेंट के जब कोई चीज़ बेचते हैं तो उनके पास होता है कि भाई कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है तो कितनी चीज़ें रिटर्न आ रही है। अब ज़ाहिर है जब उन्होंने वारंटी पे दी है तो उनको डिफ़ॉल्ट वो सब जो चीज़ें, जो भी मसले आएंगे वो उनको सही करके देना होगा। तो उनके पास प्रीवियस कितने सालों का डाटा होता है कि कितने रिटर्न आए, किस में क्या डिफ़ॉल्ट है, किस पे क्या कॉस्ट लगी, तो वो अपना बेस्ट एस्टिमेट उससे निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आगे वाली प्रोविज़न बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि कोई एक चीज़ है, जैसे कि इन्होंने एक अपने मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन के अंदर कितने वेरिएंट्स आते हैं, फिर मॉडल्स आते हैं उसके अंदर, तो एक बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन होती है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती, मतलब एक सिर्फ एक मोबाइल तो नहीं है ना, अब उनके कितने मोबाइल हैं, कितने मॉडल्स हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर भी कितने वेरिएंट्स हैं। इसी तरह गाड़ी के अंदर भी एक मॉडल का कितने वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर, और एक कंपनी की कितनी गाड़ियाँ होती हैं। टोयोटा के अंदर कितनी करोला है, क्या कहते हैं उनकी, रीवो है, और प्राडो है, लैंड क्रूज़र है, लातादाद गाड़ी हैं और उसके अंदर भी वेरिएंट्स है। तो उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, और जब चीज़ें बेचते हैं तो वारंटी पे वो बेचते हैं। तो जब लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें प्रोविज़न बनाने के लिए एस्टिमेट करना होगा, जब हम उसकी मेजरमेंट कर रहे होंगे तो इसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी, हर पॉपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ निकालेगी, और जब पॉपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी तो हम उसको वेटेड एवरेज करके यूज़ करना होगा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। जिसने F9, अच्छा अब जो F3 है या F7 पढ़े उनको भी शायद पता हो, अगर उन्होंने F2 के अंदर पढ़ा हो, और जो F7 पढ़े हैं तो आप लोगों ने अगर F5 में पढ़ा हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, और F9 में जो पढ़ता है उसको तो पता ही है एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब हर पॉसिबिलिटीज़ को, मतलब जो भी अमाउंट, जो भी वेरिएंट का, जैसे बहुत सारी पॉपुलेशन है उनकी पॉसिबिलिटीज़ और जो कॉस्ट लगेगी उससे मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। तो सबको मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है, वो आपका प्रोविज़न बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन प्रोविज़न इज मेड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। अब ये कुछ, when provision is made for large population of items, the obligation is estimated by weighting all possible outcome by their associated probabilities। जो जिसके चांसेस होंगे अकर होने के उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी इसका एक शॉर्ट फॉर्म या जो भी पता हो लोगों को, वो कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। अगर, ये तो एक बात हो गई, अगर तो हम किसी एक चीज़ के लिए ही प्रोविज़न निकालना चाह रहे हैं, मतलब कोई लीगल केस है हम पे, कोई सेटलमेंट केस है, किसी भी तरह के सिर्फ एक सिंगल आइटम के लिए अगर हमें प्रोविज़न निकालना है तो वो प्रोविज़न हमेशा जो भी प्रोविज़न बनेगा वो मोस्ट लाइकली आउटकम पे बनेगा। मतलब हमारे ऊपर लीगल केस है कि हम पे पेनल्टी लग गई है और उसके चांसेस कितने हैं वो पे करने के। समझो 10,000 का, अगर 10,000 की चार्जेस आएंगे तो उसका परसेंटेज है 25%, 20,000 का है 45%, और 60,000 का है 80%। जो मोस्ट लाइकली आउटकम है 80% के, तो हम वो वाला रिकग्नाइज कर रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर। अब अगर कोई हम सिंगल आइटम के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, इफ फॉर सिंगल आइटम
एग्जाम्पल लीगल केस, प्रोविजन इज मेड इन फुल फॉर मोस्ट लाइकली आउटकम, जो भी उसकी वैल्यू आ रही होगी और मोस्ट लाइकली आउटकम, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट लाइकली आउटकम जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हम फुली रिकग्नाइज कर लेंगे अपनी बुक्स के अंदर। अब एक क्वेश्चन है ताकि बेसिक भी क्लियर हो जाए आप लोगों की। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल क्या बनाऊं। कोई सेलर है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है और जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उस पर वो वारंटी दे रहा है। सही, अब वो वारंटी दे रहा है कितने, 6 महीने की, समझे 6 महीने की वारंटी दे रहा है। अगर तो उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया तो वो उसको रिपेयर या रिस्टोर जो भी करके पॉसिबिलिटीज होगी वो उसको देगा। अब क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो हम इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी खेलेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया अगर बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत सारे आइटम्स है, तो जितने जिसकी रिटर्न पॉलिसी रिपेयर करने का होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होगी उससे मल्टीप्लाई करके जो कॉस्ट आएगी, जो अमाउंट आएगा, हमें वो निकालना। जैसे कि, बल्कि मैं रिपीट कर देता हूँ ये बात, अगर लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें निकालनी है प्रोविज़न, तो हर प्रोडक्ट की जो रिपेयर होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब जो ख़राब निकलने के चांसेस है वो, और उसको रिपेयर करने के मतलब 70% चांसेस निकलेंगी इसकी कॉस्ट, मतलब रिपेयर होंगी 70%, और 70% को रिपेयर करने के लिए 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो हमें प्लस करने जाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर। तो परसेंटेज ऑफ गुड्स सोल्ड $75 और 20 और 5, और डिफ़ॉल्ट के चांसेस इन वाले गुड्स में 75% के ऑफ में कुछ भी नहीं है, समझे निल है, इसके चांसेस बहुत कम है, ये समझे A B C भी लिख लेते हैं। ए के उसमें 75% के अंदर कोई चांसेस नहीं। अब बी के अंदर कोई माइनर है और 5 के अंदर मेजर चांसेस है। ठीक है, यह समझे हमने कोई एक हमारा प्रोडक्ट बिका है जिसके अंदर 75% चांसेस है कि 75% ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आने वाला, मतलब निल है, और 20% ऑफ द प्रोडक्ट जो हमने बेचा है उसके अंदर चांसेस है कि शायद माइनर आ जाए, और 5% के अंदर चांसेस है कि मेजर डिफ़ॉल्ट आ जाए। अच्छा, अब इनको जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर होगी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, अब निल है तो जाहिर है कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, और माइनर है तो समझे 1 मिलियन का फटीक आएगी 5, और अगर मेजर है तो समझे हमें 4 मिलियन कॉस्ट ऑफ रिपेयर आएगी। ये डॉलर्स हैं मिलियन के अंदर। मैं एक दफ़ा वापसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। एक सेलर है, उसका कोई प्रोडक्ट है जिसके जो वो वारंटी पे बेच रहे हैं 6 महीने की, जो उसने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स है, लार्ज अमाउंट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे बेचे हैं उसने, एक तो नहीं है, सारे बहुत सारे बेचे हैं उसने, तो जो 75% ऑफ प्रोडक्ट उसने बेचे हैं उसके अंदर जो चांसेस है डिफ़ॉल्ट के वो निल है, नहीं है इसका। 20% ऑफ प्रोडक्ट में चांसेस हो सकते हैं कि माइनर हो, और 5% ऑफ दी गुड सोल्ड जो की है उसके अंदर चांसेस है कि मेजर डिफ़ॉल्ट हो, और उनकी साथ साथ कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी लिख दी है। अच्छा, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने क्या बोला था, जो चांसेस हों उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके 75% चांस है कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब 75% इंटू 0। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 20% ऑफ जो गुड्स सोल्ड जो हमने बेचे उसमें चांसेस है माइनर की, जिसकी कॉस्ट रिपेयर है 1 मिलियन। ठीक है, 20% चांसेस है कि 1 मिलियन पे हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो, और इसी तरह प्लस की साइन है भाई, ये प्लस, और ये 5% है तो 5% इंटू 4 मिलियन, ये सब मिलियन है, ये भी मिलियन है। अच्छा, अब आप कैलकुलेटर से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने तो सॉल्व कर लिया है, आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अगर आप 1 मिलियन है, 1 मिलियन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो आपके पास ज़ाहिर है ये आएगा 2 लाख, और अगर आप 40 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से तो आपके पास फिर भी आएगा 2 लाख। तो जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगी जिसका हम प्रोविज़न रिकग्नाइज करेंगे वो होगी 4 लाख की अमाउंट। 75% ऑफ द गुड्स सोल्ड, 20% ऑफ द गुड्स सोल्ड और 5% ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब ज़ाहिर है ये प्रोबेबिलिटीज़ हम इसको इसलिए ही कंसिडर कर रहे हैं
क्योंकि 5% ऑफ द गुड्स, 5% ऑफ द गुड मतलब जो गुड्स सोल्ड किए हैं उसका 5%, जो गुड्स सोल्ड किए हैं उसका 5%, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है और हम प्रोबेबिलिटी को कॉस्ट ऑफ रिपेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में बात रखिएगा अपने। अच्छा, अच्छा अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि कोई ड्रिलिंग कंपनी है, सही। अब कोई ड्रिलिंग कंपनी है तो समझे उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 5 साल में ज़मीन को ख़राब करता जाएगा थोड़े थोड़े टाइम में, और 5 साल बाद जब वो जाएगा तो हमें वो रिस्टोर करके जाएगी जगह, सही है। आज से 5 साल बाद, अभी ईयर 0 है और आज से 5 साल बाद, आज ये ड्रिलिंग करना इन्होंने शुरू की है, सही है। आज इन्होंने अब ज़मीन को ख़राब करना शुरू की है, और समझे हम एक एग्जांपल अब सपोज कर रहे हैं कि इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इनको ये रिस्टोर करके जानी है ज़मीन, जब ये छोड़ के जाएंगे, जो कि 5 साल बाद है, जब ये छोड़ के जाएंगे इनको वो ज़मीन सही करके जानी है 5 साल बाद। और समझे इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जब ये 5 साल बाद छोड़ के जाएंगे तो इन्हें 1 मिलियन कॉस्ट इनकर्ड होगी वो लैंड वापसी रिस्टोर करने के लिए। अब ये जो कॉस्ट है ये आपको 5 साल बाद इनकर्ड करनी होगी, लेकिन हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, जब जो चीज़ आज अगर हम ज़मीन ख़राब करके हमें रेवेन्यू मिल रहे हैं, हमें ऑयल मिल रहा है, उसको बेच के रेवेन्यू कमाएंगे, तो उसका एक्सपेंस भी आज ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें ये रिस्टोर करनी है 5 साल बाद ज़मीन। तो उसका अगर हम रेवेन्यू उससे आज उस ज़मीन से कमा रहे हैं तो उसका एक्सपेंस भी आज ही रिकॉर्ड करेंगे एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट 1 मिलियन की हम 5 साल बाद पे करेंगे, लेकिन एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल हमें आज इसको अपनी बुक्स में रिकग्नाइज करना होगा। तो हम 1 मिलियन तो रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये अमाउंट 5 साल बाद पे करना है, और 5 सालों के अंदर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी आती है। जाहिर है आज एक जो 10 लाख 5 साल बाद पे करने, वो आज 10 लाख नहीं होंगे, वो शायद 9 लाख हो सकते हैं, वो शायद आज 6 लाख हो सकते हैं, आज वो 4 लाख हो सकते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो हमें अगर कोई मटेरियल डिफरेंस हो, मटेरियल टाइम मतलब टाइम लग रहा हो किसी चीज़ को सेटल करने के अंदर, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है एक मनी की, एक पैसों की कीमत होती है, मतलब पैसे खुद तो कीमत है लेकिन वो बढ़ता है या गिरता है टाइम के साथ। तो एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें हमेशा दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द पेइंग द ऑब्लिगेशन, मतलब 5 साल है तो हमें इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें इसमें कंसिडर करनी होगी। मतलब ये अमाउंट हमें आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना होगा, और ये प्रेजेंट वैल्यू पे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है कोई डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करेंगे, वो डिस्काउंट फैक्टर आपको हमेशा एग्जाम में गिवन होगा, सही है। तो जब भी आप अपने प्रोविज़न रिकग्नाइज करें, अगर वो 5 सालों टाइम एक टाइम के अंदर पे करना है तो हम उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, अब डिस्काउंट फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, तो इट शुड बी प्री टैक्स रेट, ठीक है, और इट शुड बी रिस्क स्पेसिफिक, वो रिस्क स्पेसिफिक जिसके लिए आपके जो कैश फ्लोज है, फ्यूचर के एस्टिमेट कैश फ्लो, वो उससे एडजस्टेड ना होना चाहिए, एंड रिस्क स्पेसिफिक दैट इज इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट रिस्क फॉर फ्यूचर कैश फ्लो। इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट रिस्क फॉर फ्यूचर, मतलब आपके जो फ्यूचर आपने कैश फ्लो एस्टिमेट किए हुए होंगे, जाहिर है ये एक एस्टिमेट है ना फ्यूचर कैश फ्लो का, इसके अंदर रिस्क जो हमें इनकर्ड होंगे वो
एडजस्टेड ना होना चाहिए। जाहिर है अगर आप कोई चीज़ कोई रिस्क स्पेसिफिक एडजस्ट कर देंगे और उसको फिर उसी रिस्क स्पेसिफिक रेट से डिस्काउंट कर रहे होंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। तो वो है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज रिस्क स्पेसिफिक मतलब वो कैश फ्लो रिस्क स्पेसिफिक मतलब वो रिस्क से एडजस्टेड ना होने चाहिए। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोविजन। जो मैंने आपको इतनी देर से कहानी समझाई और इससे पहले भी जो ऑयल वाली कहानी समझाई थी वो यही बात है इन्वायरमेंटल प्रोविजन की। मतलब कि आज आपने ऑयल कंपनी इधर पाकिस्तान में सेटअप की और ड्रिलिंग करना शुरू की। जैसे जैसे आपने ड्रिलिंग करना शुरू की वैसे वैसे वो ज़मीन ख़राब होना शुरू हुई। अब आपके ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। पाकिस्तान का लॉ कहता है अगर कोई कंपनी यहाँ पे ड्रिल करेगी आके तो उसको वापसी वो जगह रिस्टोर करके जानी है, वो जगह क्लीन अप करके जानी है, वो जगह डीकंटेमिनेट करके जानी है। जो भी है, जो भी वर्ड्स आए वो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई आपको क्लीन अप करना है, रिस्टोर करना है। जो भी आपने एनवायरनमेंट को बेड़ा गर्क किया है, ज़मीन खराब की है, जो भी किया है, जब आप छोड़ के जाएंगे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो वो आपको क्लीन अप रिस्टोर जो भी है वो करके जाना है। ये एक इन्वायरमेंटल प्रोविजन मतलब अगर वो आपको इन्वायरमेंट को फैला रहा है या तबाह कर रहा है तो आपको वो रिस्टोर करके जाना है। अब जाहिर है आपने कोई चीज़ ख़राब की है, जो भी है ये इन्वायरमेंटल प्रोविजन है वो अराइज होता है, सीधी सी बात है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। मतलब जब ये आगे जाके अराइज होगा, हम प्रोविजन पे करेंगे। जब वो अराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पिछले टाइम में पास इवेंट जो आपका है, क्योंकि आपने वो चीज़ ख़राब की थी, जो उसकी वजह है ये हमारे सामने के पास इवेंट की वजह से अराइज हो रहा है। तो प्रोविजन उसी चीज़ का रिकग्नाइज होगा जो चीज़ हो चुकी है। मतलब अगर वो ज़मीन जितनी ख़राब हो चुकी तो उतनी ही लैंड का, उतनी ही ख़राब चीज़ का प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। अब होता क्या है, कुछ दफ़ा सवालों में बोलता है कि हमने आज ख़राब नहीं किया, मतलब अभी हम लोग आए हैं ड्रिल करना शुरू नहीं किया, लेकिन हमें पता है वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर अराइज होगी, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ कहता है कि जो चीज़ आप ख़राब करके जाएंगे वो आपको सही करना है। अभी हमने ड्रिलिंग, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमने अभी कंपनी सेटअप की है लेकिन अभी तक हमने ड्रिलिंग करना शुरू नहीं की है, लेकिन हमें पता है हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन अराइज होगी अगर हमने ड्रिलिंग करना शुरू की कि आपको वो जगह वापसी रिस्टोर करके जानी है। लेकिन अभी तक हमने ड्रिलिंग शुरू नहीं की है, हमारे ऊपर अभी तक ऑब्लिगेशन हम पे अराइज हुई नहीं है, क्योंकि ये इवेंट अभी तक शुरू हुआ नहीं है। क्योंकि ये इवेंट मतलब ड्रिलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, तो अभी तक हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई है। हाँ, लेकिन हमने ड्रिलिंग शुरू की तो हमें पता है फ्यूचर में ऑब्लिगेशन अराइज होगी। लेकिन हम ये प्रोविज़न, अगर हमने अभी तक ड्रिलिंग शुरू नहीं की, हमें पता है फ्यूचर में ऑब्लिगेशन अराइज होगी, हम इसका प्रोविज़न नहीं बना सकते, क्योंकि कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, कोई अभी तक ऑब्लिगेशन हम पे अराइज हुई ही नहीं है। और ये ऑब्लिगेशन हम पे अराइज हो भी ना, अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी ख़त्म कर दें, मतलब उसको सीज कर दें, हम कंटिन्यू ही ना करें, मतलब हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आई ही नहीं है अभी तक, तो हम प्रोविज़न रिकग्नाइज नहीं करते। तो प्रोविज़न उसी चीज़ का रिकग्नाइज होगा जो कि हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है। जो फ्यूचर में होने वाला है उसका प्रोविज़न रिकग्नाइज नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रोविज़न विल बी रिकग्नाइज for the event that has already happened। ठीक है, अगर ये कह रहा है कोई फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन अराइज होगी, तो इसका प्रोविज़न नहीं बनेगा। वो कहता है कुछ डैमेज हो जाएगा, मेयरली डैमेज हो गया, शायद थोड़ा बहुत कुछ सा डैमेज कर दे, या हम कुछ इंटेंशनी बोल रहे हैं, हमने इंटेंशन की है क्लीन अप करने की, लेकिन अगर तो वो ऑब्लिगेशन, हमने कोई इंटेंशन की है क्लीन अप करने के लिए, तो हम पे एक ऑब्लिगेशन अराइज
होगी अगर वो लीगल हो या तो वो कंस्ट्रक्टिव हो। अगर हमने आज पहली दफा डिसाइड करा है कि भाई आज हम इंटेंशन कर रहा हूँ, हमारी कभी पास प्रैक्टिस थी ही नहीं, हमारी पास प्रैक्टिस कोई पॉलिसीज है ही नहीं क्लीन अप करने के लिए। समझे कि वही एग्जाम्पल पाकिस्तान में आए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर आज पाकिस्तान में कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि कोई ड्रिलिंग कंपनी आए तो वो साफ करके जाए, कुछ भी नहीं है। और जो कंपनी आई है उसकी ना कभी कोई पास प्रैक्टिस है ना कोई पॉलिसीज है इन्वायरमेंट के हवाले से कि वो साफ करके जाता है, कुछ भी नहीं। आज वो पहली दफ़ा इंटेंशनली बोल रहे थे, उन्होंने इंटेंशन की कि हम क्लीन अप करके जाएंगे, तो ये भी रिकग्नाइज नहीं होगा। क्यों? अगर तो क्योंकि उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही कोई कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि कोई पॉलिसीज नहीं है। हाँ, अगर उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, वो इंटेंशनली बोल तो रहे लेकिन फिर भी लीगल ऑब्लिगेशन तो ही रिकग्नाइज होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो ही रिकग्नाइज होगा। अब इसके अंदर भी वही बात है, एनवायरमेंटल तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको कंसिडर करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन के उससे समझा देते हैं कि एक कंपनी है भाई, ये सी कंपनी है जो कि अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है, वही ड्रिलिंग करने का, और वो 5 साल रुकेगी, मतलब वही 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और 5 साल बाद जो भी इन्होंने ज़मीन ख़राब करी होगी, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, वो उसको रिस्टोर करना होगा। क्या करना होगा? वो उसको रिस्टोर करना होगा। और जो रिस्टोर करने की कॉस्ट आ रही है वो है 5 मिलियन। क्या है? 5 मिलियन। और जो डिस्काउंट फैक्टर अवेलेबल है, जो डिस्काउंट फैक्टर अवेलेबल है वो 10% है। आज हम ईयर 0 पे खड़े हैं और हमें ईयर 0 पे क्या करना है? ईयर 0 पे हमें अपना प्रोविज़न रिकग्नाइज करना है। अच्छा, अब क्योंकि ये 5 मिलियन, ये 5 मिलियन है भाई, ये 5 मिलियन की कॉस्ट, ये 5 मिलियन है, ये 5th ईयर इनकर्ड होगी, मतलब ये 5 सालों बाद वाली कॉस्ट है। तो हमें इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना होगा और इस 5 मिलियन को हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा आज के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, तो डिस्काउंट फैक्टर हमें दिया हुआ है, हमें 5 मिलियन को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। 1 + 10%, क्योंकि 5 साल के ऊपर है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी ये 5 मिलियन है तो 50 लाख, खुद ही समझ लीजिएगा कितने ज़ीरोज़ हैं। 3104,600 ये वैल्यू आ रही, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा, एक बात आ रही है इसमें IA-16 की, जहाँ आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये एक ही नाम होते हैं। डिसमेंटलिंग कोई चीज़ आपको सही करके वापसी जानी है, इन्वायरमेंटल आपको सही करके जाना है। तो अगर आप कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं ना, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी, ज़ाहिर है वो जब इंडस्ट्री लगाए, मशीनरी सब लगाए तो वो कैपिटलाइज हो रही थी। तो ये भी जब कॉस्ट इनकर्ड होगी ना तो ये कैपिटलाइज होगी, ज़ाहिर है जिससे आप रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो भी चीज़ इनकर्ड हो रही है एज़ पर IA-16, जो चीज़ें हमें कॉस्ट इनकर्ड होगी जिस मशीनरी या जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ज़ाहिर है ज़मीन वमीन जो भी है आप कैपिटलाइज कर रहे होते, इसी तरह ये भी आपको एज़ पर IA-16 कैपिटलाइज करनी होगी, ठीक है। अब प्रोविज़न है ये। अब हमने एक बात पढ़ी है बचपन से, जो चीज़ डिस्काउंट होता है वो चीज़ अनवाइंड भी होता है। ज़ाहिर है अब 1 साल गुजर गया तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही होगी, अभी तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे आ गई ना, अब अगले साल ये कॉस्ट सेम तो नहीं रहेगी, अब ये बढ़ेगी क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ मुफ्त तो नहीं है ना, उसका एक्सपेंस बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, अगले साल हर चीज़ महंगी होती जाएगी। तो ये हम इसको जो वैल्यू ये आ रही है ना, अब हम इसको ईयर 1 के लिए डिस्काउंट करेंगे। 3104,600 को 10% से मल्टीप्लाई करें तो क्या आनी चाहिए? 310460, जो भी वैल्यू आएगी ये हम एज अ एक्सपेंस अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज कर रहे होंगे। जो चीज़ डिस्काउंट होती है वो चीज़ वापसी अनवाइंड भी होती है। अनवाइंड का मतलब होता है कि भाई हमारे ऊपर एक फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और फाइनेंस कॉस्ट हम P&L के अंदर एक्सपेंस आउट करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट हम अपनी एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। अच्छा,
अब ये एक है यूज ऑफ प्रोविजन। हम अगर किसी चीज़ के लिए प्रोविज़न बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर, हमने वारंटी बना लिया है, सही है। अब प्रोविज़न फॉर वारंटी हमने रिकॉर्ड कर दिया है अपनी बुक्स के अंदर। सिमिलरली हम अगर कोई प्रोविज़न बना रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल लीगल केस, हम इन दोनों को ऑफसेट नहीं कर सकते। हम एक प्रोविज़न जो हमने रिकग्नाइज किया है किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल वारंटी के लिए, वो किसी और के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमने अगर कोई प्रोविज़न किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया है तो वो प्रोविज़न किसी और प्रोविज़न को सेट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर हमने प्रोविज़न वारंटी के लिए बना के रखा हुआ है तो हम ये नहीं बोलेंगे हाँ हमने वो बना के रखा था अभी उससे सेट ऑफ कर दो, मतलब जो हम लीगल केस के लिए बनाने वाले वो वारंटी का समझ के सेट ऑफ कर दो। वारंटी के लिए प्रोविज़न अगर जो बनाया है वो प्रोविज़न कोई लीगल केस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। कोई टू डिफरेंट इवेंट्स के लिए एक प्रोविज़न यूज़ नहीं हो सकता। हर इवेंट के लिए अपना प्रोविज़न होगा और कोई किसी का प्रोविज़न कंसील नहीं कर सकता। कोई किसी और इवेंट के लिए प्रोविज़न कंसील नहीं कर सकता। इसी तरह एक छोटी सी बात आती है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में। अच्छा, अब हमें अगर कंपनीज में आगे जाके कोई फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस होने वाला है, ऑपरेशन से कोई लॉस होने वाला है, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके अभी तो नहीं हुआ, करंटली तो हमें कोई लॉस नहीं है। हमने सोचा भाई कि शायद हमें उस ऑपरेशन से आगे जाके, क्योंकि बहुत कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशन है, हमने सोचा भाई कोई दूसरी हमारे जैसे यूनिलीवर है उसको हमने बोला भाई साबुन वाला जो हमारा ऑपरेशन है उससे शायद हमें फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉसेस हो। अभी नहीं है, फ्यूचर में होंगे, मतलब करंट इवेंट नहीं है, फ्यूचर का इवेंट है। पहली बात सही है। अगर तो ये पास इवेंट होता तो समझ आती है ये फ्यूचर का इवेंट है, तो मतलब कोई इवेंट इनकर्ड नहीं हुआ है, ये लाइबिलिटी की डेफिनेशन मीट ही नहीं कर रहा, क्योंकि लाइबिलिटी अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। लाइबिलिटी अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। ये फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस की बातें कर रहे हैं जो अभी तक इनकर्ड ही नहीं हुए। जब वो इनकर्ड ही नहीं हुए तो हम उसकी पहली बात ऑब्लिगेशन कोई रिकग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो ऑपरेटिंग लॉसेस हैं ये हम अवॉइड भी कर सकते हैं। हाँ, इनकर्ड ये बोले ना फ्यूचर में इनकर्ड होंगे, ये जाहिर है हम अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर वो ऑपरेशन हम आज ही बंद कर दें तो वो इनकर्ड ही नहीं होंगे लॉसेस, तो ये अवॉइड हो सकते हैं ना। मतलब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अगर हम वो ऑपरेशन ही बंद कर दें तो वो लॉसेस ही अवॉइड हो जाएंगे एक तरीके से पूरे। तो पहली बात, इट रिलेट टू फ्यूचर इवेंट, तो कोई हम पे ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन नहीं मतलब कोई पास, बिकॉज ये कोई पास इवेंट का ताल्लुक नहीं है इसका, तो ये लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट भी नहीं करता। और इट कैन बी अवॉइडेड, जो मैंने आपको बताया वो ऑपरेशन ही आप बंद कर दे तो वो लॉसेस ही अवॉइड हो जाएंगे। अच्छा, अब इसी तरह छोटी छोटी कुछ चीज़ें, वनरस कॉन्ट्रैक्ट। वनरस कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, अब ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको अगर हम फुलफिल करने गए तो हमारी कॉस्ट जो कि अनअवॉइडेबल है वो एक्सीड कर जाएगी जो हम उस कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू हासिल करेंगे। मतलब हमारी कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से बढ़ गई है, ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है, सही है। वनरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वनरस कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूरा करने के लिए, जिसकी जैसे जो कि मतलब कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें एक बेसिक चीज़ की डेफिनेशन है, मतलब जो कॉस्ट इनकर्ड हो गया मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वो उससे ज़्यादा है जितना हमें
उस कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू मिलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल है, हमें किसी चीज़ का ऑर्डर मिला, आज कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मशीनरी को लीज कर लिया 6 महीने के लिए। अब हुआ क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा ख़त्म, मतलब वो प्रोडक्ट ही मतलब समझो मना कर दिया उसने, वो नहीं बनवाना, कोई भी XYZ रीज़न है। हमने जो लीज करी थी मशीन, वो एक नॉन कैंसिलेबल लीज थी, सही। 6 महीने की लीज पीरियड का टाइम था, वो नॉन कैंसिलेबल लीज थी, मतलब वो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, ना हम उसको सबलेट कर सकते हैं। अब मसला ये है, अब तो हम उसके अंदर फंस गए, तो हमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट से कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा। चलो अगर हमें प्रोडक्ट बना भी रहे थे, वो उसकी प्राइस इतनी कम है जितनी हम उसकी लीज कॉस्ट, जो मशीनरी हमने हायर करनी की है बनाने के लिए, उसकी लीज कॉस्ट उस रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो अब जिससे हमने लीज करी थी उसने बोला था देखो ये ख़त्म नहीं हो सकती, 6 महीने की आपकी लीज है, ये आप कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर आपने कैंसिल की तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी लीज कैंसिल करने के लिए। तो जब इसके लिए जब हम प्रोविज़न रिकग्नाइज करेंगे ना, फिर हम प्रोविज़न रिकग्नाइज करते हैं लोअर ऑफ पे। जब हम वनरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविज़न रिकग्नाइज करेंगे, वो प्रोविज़न रिकग्नाइज होगा लोअर ऑफ पे, या तो जो कॉस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, मतलब जो हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट करा था मशीनरी लेने के लिए, जो उसको लीज के चार्जेस देने हैं 6 महीने तक, वो कॉस्ट, या तो आज हम वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके पेनल्टी इनकर्ड कर ले उस पे, मतलब कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट या पेनल्टी, इन दोनों में से चीज़ पे जो भी लोअर ऑफ होगा हम उसमें प्रोविज़न रिकग्नाइज करेंगे। जाहिर है कोई भी अक्लमंद बंदा यही करेगा ना, अगर पेनल्टी हमारी थोड़ी भी कम है उसको लीज चार्जेस देने से, जाहिर है तो हम पेनल्टी देके फारिग कर देंगे उसको, क्यों उस पर थोड़ा भी एक्सपेंस ज़्यादा बेयर करें हम चीज़ पे। तो मैं वनरस कॉन्ट्रैक्ट का लिख देता हूँ, वनरस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट exceed the revenue expected to earn। अच्छा, जो भी कॉस्ट है अगर वो अनअवॉइडेबल होती है इसमें वनरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी मशीन की, अगर हमने कोई अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी अगर कुछ किसी चीज़ से मशीन ली है, किसी बंदे से लीज करिए 6 महीने के लिए मशीन, अगर वो प्रोडक्ट का रेवेन्यू उस मशीन को लीज करने से कम है, मतलब अगर हमने कोई मशीन अब 6 महीने के लिए लीज कर ली है, जो लीजिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है उस रेवेन्यू, प्रोडक्ट का रेवेन्यू हासिल करने से, और जो लीज करिए वो नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है लीज वाले के साथ, तो या तो अब हम लीज के चार्जेस भर दें 6 महीने के, बढ़ते जाए, एक्सपेंस इनकर्ड करते रहे, या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके पेनल्टी इनकर्ड कर लो। तो जो भी अब हम करेंगे, अब प्रोविजन इज रिकग्नाइज, a provision is recognized at the lower of cost of fulfilling the contract या cost of terminating the contract। पेनल्टी अगर कोई इनकर्ड हो रही है। एक और दफ़ा बता देता हूँ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको फुलफ़िल करने की कॉस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू हासिल करने से ज़्यादा है। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी मशीन लीज़ की है किसी बंदे से 6 महीने की बेसिस पे, और वो लीज़ नॉन कैंसिलेबल है, और अगर हमने वो लीज़ कैंसिल की तो हमें पेनल्टी इनकर्ड होगी। अब वो जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, अब उसका मसला ये है उसका रेवेन्यू बहुत कम है जितनी कॉस्ट हमें उस लीज़ मशीन को बेयर करने में लग रहा है। तो अब हमने डिसाइड किया कि भाई हमें अब आगे ज़रूरत नहीं है इस मशीन की, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं। तो हमने बोला भाई हमें ये मशीन नहीं चाहिए। तो उस लीज वाले बंदे ने बोला भाई ये मशीन वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, 6 महीने आपको हमें जो लीज के चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। तो हमने बोला अगर हम ना दे, फिर उसने बोला आपको ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए पेनल्टी इनकट करनी है। तो हमने एक एस्टिमेट किया भाई अगर ये 6 महीने हम लीज देंगे तो उसके क्या चार्जेस बनेंगे, जो लीज कॉस्ट होगी 6 महीने की वो,
और जो पेनल्टी इनकट करनी होगी वो, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी इसमें से दोनों में से लोअर ऑफ होगा हम उस पर प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। सीधी सी बात है, जो कम एक्सपेंस हमें इनकट होगा हम उस पर प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह एक बात आती है फ्यूचर रिपेयर्स टू एसेट्स। जिसने IS16 पढ़ा है उसको ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों के बारे में। अब होता क्या है, कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हर कुछ सालों बाद रिपेयर करना होता है या उनके कुछ पार्ट रिप्लेस करने होते हैं। जैसे कि एयरप्लेन की ओवरहॉलिंग होती है हर 3 साल बाद 5 साल बाद डिपेंडिंग, तो उसके कुछ पार्ट रिप्लेस हो रहे होते हैं, कुछ रिपेयर हो रहे होते हैं। तो उनकी हर कंटिन्यूस एक प्रैक्टिस होती है कि हर 3 साल 5 साल बाद ओवरहॉलिंग हो रही होती है, और जो भी इसकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है वो कैपिटलाइज हो रही होती है। सही है। अब ये जो कॉस्ट है ये फ्यूचर की रिपेयर होने की है, जो भी रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं या जो भी रिपेयर होंगे, अब ये फ्यूचर से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम आज ईयर 0 पे खड़े हैं और ईयर 3 पे हमें कोई रिप्लेस करने हैं अपने एसेट्स के पार्ट या कोई रिपेयर कराने हैं, तो ये फ्यूचर की बात है, आज की बात नहीं है। हम पे आज कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें वो रिपेयर कराना होगा या उसको रिप्लेस करना होगा, ये हमें फ्यूचर में इनकट करना होगा अगर तो हम ये एसेट रखते हैं। तो मतलब ये कॉस्ट अवॉइड हो सकती है अगर ये हमने एसेट बेच दिया। अगर हमने ये एसेट ही बेच दिया तो हमें कोई रिपेयर नहीं करानी पड़ेगी, ना कुछ हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो हम पे कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ सवालों में होता है कि भाई उसने बोला कि वो 3 साल बाद ये कॉस्ट इनकट करेगा, तो वो उसका आज प्रोविजन बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई? अगर वो कॉस्ट, अगर वो एसेट ही ना रखे, वो एसेट ही आज बेच दे, तो वो कॉस्ट किस चीज़ की रिकग्नाइज कर रहा है? तो इसके अंदर ये कॉस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रोविजन हम अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम पे आज कोई करंट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ नो करंट ऑब्लिगेशन। मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ बस एक छोटे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ कि हम पे कोई नो करंट ऑब्लिगेशन, जो मैंने आपको बात बता दी कि हम फ्यूचर में जो हमें रिप्लेस करने हैं एसेट्स के पार्ट या कोई रिपेयर करने हैं, उसकी आज हम पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और इट कैन बी अवॉइड बाय सेलिंग दी एसेट। ये कॉस्ट हम अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ये हमने एसेट ही बेच दिया। अच्छा, या तो जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ, या तो अब इसको समझ ले चेंजेस इन प्रोविजन, या आप इसको समझ ले डी रिकग्नाइजेशन। जो भी आप समझ लें इसको, अब डी रिकग्नाइजेशन जो भी है। जिसने IS 8 पढ़ा है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसने पढ़ा है उसको पता है कि हर साल हमें जो हमारे एस्टिमेट्स होते हैं हमें उसको हर साल रिवाइज करना होता है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट बाय द टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती जाती है वैसे वैसे चीज़ों के एस्टिमेट चेंज होते रहते हैं। तो कोई एस्टिमेट फिक्स नहीं होता। जैसे कि डेप्रिसिएशन, अब कोई लाइफ है आपके एसेट की, तो हम हर साल अपनी डेप्रिसिएशन जो लाइफ है ना उसको रिवाइज करते देखते हैं कि भाई कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितनी उसकी लाइफ बची है, वो हर साल रिवाइज हो रही होती है। उसी तरह हर चीज़ का रिवीजन, जो एस्टिमेट्स होते हैं ना हमारे, जिन जिन चीज़ों के दायरे, एक यूज़फुल लाइफ अगर आप एसेट भी लेते हैं वो एक एस्टिमेट होती है, कोई इस पर लिखा नहीं होता कि भाई 50 साल की लाइफ है। हम कोई भी मशीनरी अपनी डिपेंडिंग ऑन द यूज, डिपेंडिंग ऑन द जो भी इसकी यूटिलाइजेशन है, उसकी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एस्टिमेट करते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, क्या लाइफ होगी। इसी तरह जो भी जैसा प्रोविज़न है, प्रोविज़न भी एक एस्टिमेट है ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है वो पास्ट एक्सपीरियंस आगे भी वही चलता रहे, कोई फ्यूचर इवेंट चेंजेस हो गए, कोई भी न्यू चीज़ आ सकती है, कोई भी न्यू इवेंट्स हो सकता है, तो आगे के फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, तो चीज़ें चेंज होती है। तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है तो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरी मिलती रहती है, वैसी वैसी हमें अपने एस्टिमेट को रिवाइज करना होगा। तो प्रोविज़न भी है वो हर साल रिवाइज होते हैं, और अगर प्रोविज़न जब हमने अगले साल इसको रिवाइज किया और उसके चांसेस प्रोबेबल से पॉसिबल हो गए, मतलब अब कोई चांसेस नहीं है कि ये इनकट होगी लायबिलिटी, मतलब प्रोबेबल मतलब मोर देन 50% अब चांसेस नहीं है कि हमें कोई लायबिलिटी इनकट करनी पड़ेगी, और पॉसिबल हो गई, तो हम अगर हमने बुक्स में पहले रिकग्नाइज करी भी होगी ड्यू टू प्रोबेबल चांसेस, और अब वो पॉसिबल हो गए, तो हमें उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा अपनी बुक से, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रोविजन
should be revised at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate if no longer probable to transfer of resources, then provision should be reverse. लाइबिलिटी है तो एसिड बन जाएगा भाई, जो बात है। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने प्रोविज़न का मतलब समझ लिया, हमने उसका रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया समझ लिया, हमने उसका मेजरमेंट बेसिस समझ लिया, हमने ऑब्लिगेशन में क्या क्या लीगल होती है, क्या कंस्ट्रक्टिव होती है, हमने वो समझ लिया। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या किस तरह से निकलेगी, और अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविज़न किसी चीज़ का, किसी आइटम का लीगल केस एक एग्जाम्पल के उस पे बेसिस पे निकाल रहे होंगे तो उसके लिए कैसे प्रोविज़न रिकग्नाइज होगा, दैट इज़ मोस्ट लाइकली आउटकम ऑन द बेसिस, उस पर हमने समझ लिया। इन्वायरमेंटल प्रोविज़न देख लिया कि भाई उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करना होगा, और फ्यूचर के अगर कोई फ्यूचर में ऑब्लिगेशन अराइज हो रही, मतलब अभी शुरू हुई, तो हम उसका रेवेन्यू और प्रोविज़न रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इसी तरह यूज़ ऑफ प्रोविज़न हमने समझ लिया, फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस समझ लिए, वनरस कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया, फ्यूचर्स रिपेयर टू एसेट समझ लिया, और चेंजेस इन प्रोविज़न हमने समझ लिया। अब मेन चीज़ जो कि अब मोस्टली एसबीआर के पेपर में आ रहा होता है, जो कि एसबीआर के पेपर में आ रहा होता है, वो होता है रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोविज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये हमारा समझे, हमारा बेसिक जो था एसबीआर के लिए वो तो कुछ इतना ख़ास नहीं था, वो शुरू के F3 F7 से ज़्यादा रेलेवेंट करता था। जो हमारे एसबीआर के पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है, मतलब आता है, वो है प्रोविज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या है भाई? रीस्ट्रक्चरिंग कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमने प्लान किया हुआ है, सही है। कोई हमने अपनी कंपनीज के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है, क्या उसके अंदर मैनेजमेंट में चेंजेस करनी है, या अपना स्कोप ऑफ द बिजनेस के अंदर चेंजेस करनी है, उसका एक हमने प्रोग्राम प्लान कर लिया कि किस तरह चेंजेस करनी है, और ये प्रोग्राम या जो भी हमने प्लान किया है वो कंट्रोल हो रहा है मैनेजमेंट, बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं या तो लिख देता हूँ, अब प्रोग्राम, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है बस। अ प्रोग्राम दैट इज प्लान्ड एंड इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। अच्छा, अब जब ये इम्प्लीमेंट होगा, अगर ये प्रोविज़न जो भी रीस्ट्रक्चरिंग, अब जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो दो मेन चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। अब कोई भी, अब जैसे कि कोई भी हो सकता है, या तो वो स्कोप ऑफ द बिजनेस है कि हमारा जो बिजनेस किस तरह चलता है, द स्कोप ऑफ बिजनेस अंडरटेकन बाय एंटिटी, या जो मैनर है, मतलब किस तरीके से रन होता है हमारे बिजनेस के अंदर, क्या क्या चीज़ें आती, कितने ऑपरेशन थे, तो वो स्कोप में आ जाता है सब चीज़ें, क्या क्या हम चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो और किस तरह हमारा बिजनेस चल रहा है, दैट इज़ द मैनर इन विच द बिजनेस इज कंडक्टेड। अगर प्रोविज़न फॉर मतलब रीस्ट्रक्चरिंग होती है हमारे बिजनेस में, तो कुछ चेंजेस जो कि हमें दिखती भी नज़र आएंगी, जो मटेरियल हमें महसूस होंगी, ये तो होगा कि भाई हमारा स्कोप ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है। जिस तरह हम
हमारे बिजनेस के अंदर ऑपरेशन से वो चेंजेस हो रहे हैं, या जिस तरह हम बिजनेस कंडक्ट करते थे वो चेंज हो रहा है, तो हमें समझ आ जाए कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें समझ आए कि भाई जब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी तो क्या क्या चीज़ों की वजह से या क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हुई नज़र आ रही होंगी, जिससे हम ये समझ सकें कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग हमारे बिजनेस के अंदर हो रही है। अब मैं आपसे एग्जाम्पल ज़रा शेयर कर लूँ। अब जैसे कि हमें पता है हर बिजनेस के अंदर, मोस्टली बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऑपरेशंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं। आप जिसने IFRS 5 भी पढ़ा होगा उसको पता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है। जब ऑपरेशंस, हम कोई भी एक ऑपरेशन अपना बंद कर रहे थे, जैसे कि अब एक कंपनी है, अब उसकी बहुत सारे यूनिलीवर आ गई, वही उसका सोप बनाने का भी है, उसका टी बनाने का भी है, उसका शैम्पू बनाने का भी है, अगर वो कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, ड्रिंक्स बना रहा है, जूसेस बना रहा है, जो भी बना रहा है, अब उसके बहुत सारे ऑपरेशन है, बहुत सारी लाइन ऑफ द बिजनेस है। अब उसने आज डिसाइड कर लिया कि भाई इसकी जो शैम्पू वाली लाइन थी आज वो बंद कर रहा है, या सोप वाली लाइन है वो आज बंद कर रहा है। तो हमें दिख रहा है जब ज़ाहिर है कोई लाइन बंद करेगा तो मेजर चेंज, हमारा स्कोप ऑफ द बिजनेस हमें चेंज होता बनता रहेगा ना, कि हमारा एक ऑपरेशन बंद हो रहा है, कोई मेजर चीज़, कोई मटेरियल चीज़ हमारी बंद होते हुए हमें नज़र आ रही है। तो एक मटेरियल है, एक बड़ी या एक अमाउंट या जो चीज़ नज़र आती है हमें वो दिखते हुए नज़र आ रही है। तो द सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, एक चीज़ हमने ये समझ ली। अच्छा, कोई चीज़ हम बंद कर रहे हैं, कुछ बिजनेस, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, अब उसके बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उसकी ऑपरेशंस चल रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत सारी लोकेशन, बहुत सारे कंट्रीज़ में उसके ऑपरेशंस हो रहे होते। अगर तो वो किसी कंट्री में अपना एक ऑपरेशन बंद कर रहा है तो एक मेजर चीज़, अपने एक मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस, एक मेजर ऑपरेशन अपना किसी कंट्री में बंद कर रहा है, तो एक मटेरियल चीज़ है। या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे रीलोकेट कर रहा है, मतलब पाकिस्तान से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से पाकिस्तान, जो भी कर रहा है, एक मेजर चीज़ रीलोकेट हो रहा है। अब ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में वो इतना अगर ऑपरेशन बड़ा ऑपरेट करता था तो मेजर एम्प्लॉयज़ रिडंडेंट हो रहे होंगे, एक इफेक्ट आ रहा होगा। उसी तरह अगर वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है तो रिडंडेंट हो रहे होंगे, तो उनको एक कॉस्ट इनकर्ड करनी होगी। ज़ाहिर है किसी को भी बंद कर रहा है, कोई भी चीज़ बंद कर रहा है, किसी को रिडंडेंट कर रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ तो पे करेगा ना। ये तो नहीं कि बस मैं बंद करके जा रहा हूँ, कोई भी कुछ उखाड़ ले मेरा, तो उनको कोई ना कोई बेयर करनी पड़ेगी कॉस्ट। तो एक हम पे एक कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब बिजनेस अगर कोई लोकेशन भी चेंज कर रहा है तो हमें एक कॉस्ट इनकर्ड कर रहे होंगे। द क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन in a country or region or the relocation of business activities from one country region to other, ये जो भी आप समझ लें, मैं बस relocation यहाँ तक लिख रहा हूँ। उसी तरह अब एक और बात आती है, चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। होता क्या है, कुछ कंपनीज के अंदर एकदम से कोई डी लेयरिंग कर दी, मतलब एक पूरा लेवल, एक लेवल ऑफ हायरार्की होती है ना। हमने जो पढ़ा था F1 के अंदर या SBL के अंदर जो भी पढ़ते हैं, एक मैनेजमेंट की लेवल ऑफ हायरार्की होती है। तो उन्होंने कोई एक बीच से मैनेजमेंट की जो हायरार्की थी या लेवल था वो हटा दिया, मतलब लेवल जो था मैनेजमेंट का, मतलब सीनियर मैनेजर थे, फिर मैनेजर थे, फिर पता नहीं एसोसिएट मैनेजर, जो भी एक लाइन ऑफ मैनेजर उन्होंने हटा दी, मतलब एक डी लेयरिंग कर दी। अब ज़ाहिर है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आया है, मतलब एक मैनर जिस तरह पहले था बिजनेस कंडक्ट होता था उसके अंदर चेंज आया। द मैनर इन विच द बिजनेस वाज कंडक्टेड हैज़ बीन चेंज, मतलब कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह कंडक्ट होता था बिजनेस उसको चेंज कर दिया। ज़ाहिर है जब एक मैनेजमेंट हटा दी तो एक, अब होता क्या था, अगर मैनेजर थे, फिर सीनियर मैनेजर थे, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, सीनियर मैनेजर को बीच से हटा दिया। अब डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैनेजर मतलब मैनेजर को रिस्पॉन्स या जो भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो एक तो उनके ऊपर इम्पैक्ट बढ़ जाएगा
और एक तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है। जो भी ज़्यादा डिसएडवांटेज एडवांटेज हमारे पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन एक मेजर चेंज आएगा जब, तो अगर हमने असिस्टेंट मैनेजर सारे या जो भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको बीच से हटा दिया, तो हमने डी लेयरिंग करी है। अब डी लेयरिंग जा रहा है, जब अगर हम लोगों ने उनको हटा दिया तो हमें कुछ उनको रिडंडेंसी कॉस्ट देनी पड़ेंगी। जो हम एक्सपेंस बेयर कर रहे होंगे तो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रही होगी। डी लेयरिंग। उसी तरह कोई फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है जो भी है, तो ये भी जैसे कोई नेचर ऑफ द ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं हम, पहले किसी और तरीके से कंडक्ट होता था, अब किसी और तरीके से कंडक्ट हो रहा है। हम रोबोटिक्स पे जा रहे हैं, या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, या तो हम क्या कहते हैं इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी को बाय कंप्यूटराइजेशन, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ रही है, रीऑर्गेनाइज हो रही है, काम करने का तरीका एकदम से चेंज हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं। अब जाहिर है कुछ मेजर चेंजेस जब रीऑर्गेनाइज होगा तो कुछ लोग ऑब्सलीट, मतलब उनका एक्सपीरियंस उन चीज़ में नहीं होगा तो वो ऑब्सलीट होते जाते हैं, तो उनको हमें डी लेयर करना होता है, मतलब रिडंडेंट करना होता है। तो उन पर भी अगर कोई कॉस्ट इनकट कर रही है तो जाहिर है हम रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना रहे होंगे। अच्छा, अब इसका रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया है, जब भी प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बना रहे होंगे तो उसका कुछ रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया हमें मीट करना होता है, वरना वो रिकग्नाइज या लिखेंगे जो भी है प्रोविजन पीएनएल में रिकग्नाइज या एक्सपेंस आउट नहीं होगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, एक तो हम पे ऑब्लिगेशन है कि नहीं। अब ये देखने के लिए जाहिर है अगर कोई रिडंडेंट कर रहे हैं किसी को तो उनको हमें अभी पे करना है कि नहीं, क्योंकि हम पे अभी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसको देखने के लिए कुछ कंडीशन मीट करनी होगी। तो एक तो कंडीशन ये है कि एन एंटिटी हैव अ डिटेल फॉर्मल प्लान। सही, एक तो एंटिटी के पास क्या होना चाहिए, डिटेल फॉर्मल प्लान होना चाहिए। जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कर रहे हैं तो उनके पास एक प्लान होना चाहिए, मतलब उनको पता होना चाहिए, एक प्लान रेडी होना चाहिए कि उनको उसमें पता हो कि भाई कौन से बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सी लोकेशंस इफेक्ट हो रही हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ इफेक्ट हो रहे होंगे, क्या टाइम इनकर्ड होगा, क्या कॉस्ट इनकर्ड होगी रिस्ट्रक्चर करने की, ये सब उस प्लान के अंदर शामिल होना चाहिए। मतलब एक फॉर्मल प्लान होना चाहिए और ये फॉर्मल प्लान अप्रूव बाय द बोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मल प्लान अप्रूव बाय द बोर्ड भी होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ मुंह से बोल दिया, ये अप्रूव भी होना चाहिए बाय द बोर्ड। एन एंटिटी हैव अ डिटेल फॉर्मल प्लान, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन से बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सी लोकेशन इफेक्ट हो रही है, क्या एम्प्लॉयज़ इफेक्ट होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ इफेक्ट होंगे, कितना टाइम इनकर्ड होगा, क्या कॉस्ट इनकर्ड हो रही होगी रिस्ट्रक्चर करने की, क्या हमें पेमेंट देनी होगी, सब उसमें होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों हमें मतलब तीन समझ ले, अप्रूव बाय द बोर्ड होना चाहिए फॉर्मल प्लान, और डिटेल फॉर्मल प्लान के अंदर ये चीज़ें आ रही हो रही हो। और तीसरा, इट मस्ट have raised a valid expectation to those affected। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ अफेक्ट हो रहे होंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ अफेक्ट हो रहे होंगे, उनके दिल में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन आ जानी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है और वो लोग रिडंडेंट या रीस्ट्रक्चर जो भी आप बोले उसको वो होने वाले हैं। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें कैसे होगी, या तो आपने अपना प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू हो कर दिया है, मतलब आपने कुछ कुछ अपने बिजनेस जो आपने डिसाइड की थी लोकेशन बंद करना शुरू कर दी हैं,
कुछ उधर के लोग एम्प्लॉई रिडंडेंट होने शुरू हो गए, तो दूसरी लोकेशन के जो धारे दूसरी लोकेशन वाले भी होंगे, अगर वो फॉर्मल प्लान में आ रहे होंगे तो उनको भी पता लग जाएगा हाँ यार प्लान अप्रूव होना शुरू हो गया है, तो हम भी रिडंडेंट होने वाले हैं। तो उनके दिल में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है क्योंकि आपने प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो पहली चीज़, या तो आप टू दोज अफेक्टेड, तो उनके दिल में कैसे एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेंगे, या तो आपने प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया हो, या तो आपने फॉर्मली अनाउंसमेंट कर दी हो, फॉर्मली अनाउंसमेंट कर दी हो। जो मतलब जो अफेक्ट होने वाले हैं आपने फॉर्मली उनको अनाउंस कर दिया हो। अब ये नहीं कि हर बंदे को बुला के हर एक एम्प्लॉय, भाई हज़ारों एम्प्लॉय तो एक एक बंदे को बता रहे भाई ये तुम रिडंडेंट हो रहे हो, तुम रिडंडेंट हो रहे हो। आपने एक पब्लिकली फॉर्मली अनाउंसमेंट कर दी हो कि भाई हम रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। किसी भी एक तरीके से अगर आपने इम्प्लीमेंट या वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है तो मतलब आपने अगर किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया हो या आपने फॉर्मली अनाउंस कर दिया हो, तो आपके इस एक्शन से उनके दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको रिकग्नाइज करने के लिए ये सारे क्राइटेरिया मीट करने ज़रूरी है। रीस्ट्रक्चरिंग को, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग को रिकग्नाइज करने के लिए आपको ये सारे कंडीशन या क्राइटेरिया मीट करने ज़रूरी है। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि काफ़ी दफ़ा सवाल में पूछा भी है, मतलब हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है। अब जैसे कि कोई सेल ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, मतलब एक कंपनी, जो मैंने आपको बताया था, एक ज़ाहिर है काफ़ी कंपनी से ज़्यादा बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। अगर वो किसी एक ऑपरेशन को बेच रहे हैं, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, सही। अब वो एक ऑपरेशन को बेच रहा है, मतलब रिडंडेंट होंगे एम्प्लॉयज, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, तो ज़ाहिर है रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है जब ये एक ऑपरेशन बेच रहा है। IS 37 कहता है कि हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती। नो ऑब्लिगेशन अराइजेस, नो ऑब्लिगेशन अराइजेस अंटिल द एंटिटी एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट होता क्या है, कुछ दफ़ा होता है कंपनीज ना प्लान करती है कि भाई अपना ऑपरेशन सेल कर रहे हैं और किसी के साथ सेल एग्रीमेंट बना रहे थे, लेकिन वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है और वो अपने साल के एट द ईयर एंड उन्होंने ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट बना दिया ऑपरेशन सेल करने के लिए, और अपने बुक्स के अंदर प्रोविजन बना दिया रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। आफ्टर द ईयर एंड होता क्या है, वो अपना प्लान ही चेंज कर देती है। उन्होंने अपने माइंड से ही अपना पूरा प्लान विड्रॉ कर दिया और पब्लिकली, भले फिर वो पब्लिकली अनाउंस हो, सही है। उन्होंने पहले पब्लिकली अनाउंस भी किया था ना कि हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम ऑपरेशन अपना ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अपना प्लान विड्रॉ कर लेती है। तो अगर वो विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि ड्राफ्ट सेल एग्रीमेंट तो कोई मसला ही नहीं होगा, बाइंडिंग तो था ही नहीं, अब वो विड्रॉ करती है और अगले साल उसको रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से उसके अपने एक्सपेंस वो तो ख़त्म, ऊपर से उनके एसेट बढ़ जाते हैं, उनके क्या कहते हैं प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर जब दिख रही होंगी, तो उन्होंने जब ये कंडीशन बनाई है ना कि आज से पहले ये ऐसी हरकतें की होंगी कंपनीज ने, जब भी ये इन्होंने अब कंडीशन रख दी कि जो भी अगर वो किसी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में आए बेचने के लिए अपना ऑपरेशन, वो बाइंडिंग होना चाहिए। अगर वो बाइंडिंग नहीं होगा तो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम रीस्ट्रक्चरिंग की कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। दिस इज बिकॉज until this has occurred, the entity will be able to withdraw or change its mind from the sale, even if its intentions
हैव बीन अनाउंस पब्लिकली। ठीक है। अच्छा, अब जब जब हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होंगे तो कुछ एक्सपेंडिचर आए जिसकी हम प्रोविज़न में जो हम डालेंगे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सही है। इट शुड बी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दैट इज रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे कि कोई भी नेसेसरी कॉस्ट है जिसके बगैर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकती। सॉरी, हाँ, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि नेसेसरीली इनकर्ड होगी रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, जिसके बगैर रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकती, वो कॉस्ट हम अपने प्रोविज़न में इनकर्ड करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा था, नेसेसरीली इंटेल्ड बाय द रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब जाहिर है अगर कोई हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट कर रहे हैं तो उनको रिडंडेंसी पेमेंट देनी पड़ेगी। कोई डिसमेंटलिंग कॉज है, मतलब कई चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, कुछ डिसमेंटलिंग कॉज है जो कि इनकट करनी ही करनी है, तो वो आएगी। तो वो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो भी है जो कि बगैर रिस्ट्रक्चरिंग, जिनके बगैर हो नहीं सकती है, वो सारी कॉज इसमें इनकर्ड होगी। कोई भी कॉज एसोसिएट ना हो करंट एक्टिविटी से, मतलब विद ऑन गोइंग एक्टिविटीज से एसोसिएटेड ना हो। कोई भी अगर करंट एक्सपेंस है जो कि हमारे उससे ताल्लुक नहीं रखता था, जो कि वैसे ही इनकट करना ही करना था, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो या ना हो, मतलब हमारी ऑन गोइंग एक्टिविटी से जिसका ताल्लुक है, वो कॉस्ट इसके अंदर नहीं आएंगी। अब जैसे कि कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होंगी, कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड। अब जाहिर है कुछ एम्प्लॉयज़ को हम हायर रखते हैं, मतलब सबको रिटेंडेंट नहीं करते, कुछ को रिटेन भी करते, तो हम उनको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते ताकि वो हमारे काम के लिए रहें। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉम लेबर टू कंप्यूटराइज या रोबोटिक्स काम करने जा रहे हैं, मतलब पहले हम मैनुअल काम करते थे, अब उसको कंप्यूटर्स पे आके एफिशिएंट बना रहे काम को। जाहिर है जो एम्प्लॉयज़ इतने मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं होते, जो बिल्कुल मैनुअल काम करना पसंद करते हैं, जाहिर है वो हमारे लिए तो ऑब्सोलीट होते जाएंगे। जो बाय द टाइम अपने आप को चेंज करते रहते, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कोई रीलोकेटिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही, कहीं और शिफ्ट हो रहे अपना ऑपरेशन लेके, तो वो कॉस्ट हम प्रोविज़न में लेके नहीं आ रहे होंगे। कोई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी न्यू सिस्टम में, अगर कोई हम जैसे कि मैंने ये बताया ना कंप्यूटराइज कर रहे हैं कोई काम, तो कोई न्यू सिस्टम सेटअप्स कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट अगर इनकट हो रही होगी तो वो भी हम प्रोविज़न में अपने नहीं लिखेंगे। इसी तरह कोई फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट है या प्रॉफिट, अगर कोई हमने आज इधर करंट जैसे पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन ख़त्म कर रहे, तो हमारे पास अगर कोई एसेट्स है उस पर कोई प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है, तो ऐसी ऐसी कॉस्ट कुछ हम अपने प्रोविज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर शामिल नहीं कर रहे होंगे। अब हमारे पास शायद एक दो चीज़ रह गई हैं कुछ। हाँ, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ और कंटिंजेंट एसेट्स रह गए। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? मैं इसकी एक डेफिनेशन है, ज़ाहिर है इसके अलावा इसका कुछ इतना पूछा नहीं जाता, मैं आपको एक डेफिनेशन सुनाता हूँ इसकी
कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर द पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होलली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसके अंदर क्या आ रहा है? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब सबसे पहले जो क्राइटेरिया है प्रोविजन रिकग्नाइज करने का वो है प्रोबेबल। तो पहले तो यही नहीं आपके पास क्राइटेरिया, एक ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसकी अकरेंस आगे होने वाले चीज़ों पे डिपेंडेंट है। whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain। अब इसकी जो अगर ये हुए या ना हुए, इसकी जो होने की चांसेस है, जिसकी जो इसकी एग्जिस्टेंस है ना, वो फ्यूचर के इवेंट्स पे जिसके चांसेस होने के और ना होने के वो मज़ीद किसी और फ्यूचर इवेंट्स में वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंडेंट है, जो कि कंट्रोल बाय द एंटिटी, मतलब वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, क्योंकि ये पॉसिबल है, फ्रॉम पास्ट इवेंट्स whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity। भाई कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि अराइज होगी, एक तो पास इवेंट पे डिपेंड, लेकिन हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली बाय अकरेंस, के इवेंट होगा कि नहीं, और नॉन अकरेंस वो भी किसी और पे डिपेंडेंट है, वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जो कि एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं है। तो जो कंट्रोल में ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है कि वो होंगे कि नहीं होंगे, तो उसकी ऑब्लिगेशन लिख के क्या करें हम भाई उसका लिख के। तो ऐसी चीज़ों की कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ के हम कोई रिकग्नाइजेशन नहीं कर रहे होते, कोई प्रोविज़न नहीं बना रहे होते। हाँ, हम इनका डिस्क्लोजर ज़रूर दे रहे होते ताकि यूज़र्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाए। ज़ाहिर है आप इसको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, हाँ जो एस्टिमेट हो सकता है हम उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कस्टमर्स के पास। ज़ाहिर है हम इसको लिख लेंगे, ये इतना अनसर्टेन है कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको लिख दें, तो जब अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अनसर्टेन हो जाएगी, उसमें इतनी चीज़ें वेरिएशन हो रही होगी इसकी वजह से, तो हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। अच्छा, अब दूसरी कंटिंजेंट लायबिलिटी कब बनती? एक तो ये डेफिनेशन हो गई कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक तो ये बता दी कि भाई हमने पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अब दूसरी कंडीशन कब होती है कि भाई कि ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है हम पे, क्या है जो पहला क्राइटेरिया है ना हमारा कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और रिलायबली एस्टिमेट होना चाहिए। अब होता क्या है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है हमारे पास, सही है, या तो फिर होता क्या है, या जो चांसेस ऑफ आउटफ्लो होते हैं ना, चांसेस ऑफ आउटफ्लो जो होते हैं वो प्रोबेबल नहीं होते। जाहिर है अगर नॉट प्रोबेबल हैं तो मतलब चांसेस हमारे पे करने के 50% से कम है। अब क्राइटेरिया रिकग्नाइजेशन का क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा बेसिक जो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव वो क्या है, एक क्राइटेरिया बना दे प्रोविजन रिकग्नाइज करने का, उसको मेजर करने का। तो जब रिकग्नाइजेशन का क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रहा तो हम ऑब्लिगेशन इसकी नहीं लिखेंगे। फिर भले
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो, रिलायबली मेजर्ड भी हो रहा हो ना, मैं बल्कि कंडीशन लिख देता हूँ कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन ये प्रोबेबल नहीं है, और रिलायबली मेजर्ड है, सही है, ये रिलायबली मेजर्ड भी है, लेकिन क्योंकि ये नॉट प्रोबेबल है तो हम प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे, हम इसका डिस्क्लोजर दे रहे होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, हम डिस्क्लोजर दे रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह एक और वही बात आ गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल चांसेस भी है, बट रिलायबली मेजर्ड नहीं हो सकता, फिर कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं, मतलब क्या कहते हैं, रिकग्नाइज करेंगे, इसके अंदर भी डिस्क्लोजर जा रहा होगा। अच्छा, अब एक और बात, जो ऑब्लिगेशन है ना हमारी, वो प्रेजेंट नहीं है, हम पे कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं, या तो बोलो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिमोट चांसेस है ऑब्लिगेशन के, सही है। ओ सॉरी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसके रिमोट चांसेस है, मतलब ये रिमोट है, मतलब लेस देन 10% है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसके चांसेस जो हैं वो है रिमोट, और रिलायबली फिर मेजर्ड करता हो भी या ना करता हो, ना इसका कुछ डिस्क्लोजर जा रहा होगा, ना इसका कोई रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू ओ प्रोविजन हो रहा होगा। अच्छा, अब डिस्क्लोजर के अंदर क्या चीज़ें जाती हैं, डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या चीज़ें जाती हैं, एक तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जाता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जाता है कि भाई क्या नेचर है उस लाइबिलिटी का, क्या कंटेंजेंट ज़ाहिर है ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी, अगर ये प्रोविजन हो रहा होता तो हम इसको रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि अब ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी हम बताएंगे भाई, इसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे, किस वजह से अराइज हो रही है, क्या इसका नेचर है, वो सब चीज़ें इसका हम बता देंगे। एक इसका एस्टिमेट बता देंगे फाइनेंशियल इम्पैक्ट का, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ये सब चीज़ें बातें हमारे डिस्क्लोजर में जा रही होंगी। पहला डिस्क्रिप्शन बता देंगे उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बता देंगे। इसी तरह इंडिकेशन ऑफ जो भी अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती होगी, अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट वो बता देंगे, और कोई पॉसिबिलिटी हो, जो भी पॉसिबिलिटी हो रीइंबर्समेंट करने की, पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट करने की वो बता देंगे हम इसके अंदर। आखिरी चीज़ हमारा जो है वो है कंटिंजेंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या होता है भाई, हमने लायबिलिटी में तो पढ़ा था कि भाई अगर वो प्रोबेबल हो तो हम रिकग्नाइज कर देंगे इसको, मतलब प्रोविजन बना देंगे। अगर लायबिलिटी वर्चुअलिटी सर्टेन है तो ज़ाहिर है लायबिलिटी ही लायबिलिटी शो होगी, इसका प्रोविजन नहीं बनना होगा, लायबिलिटी शो होगी। अगर वो प्रोबेबल है तो प्रोविजन बन रहा है लायबिलिटी के केस में, अगर लायबिलिटी मतलब वो वर्चुअलिटी सर्टेन है तो लायबिलिटी रिकग्नाइज होगी, अगर वो पॉसिबल चांसेस है तो हम उसको डिस्क्लोजर देंगे, अगर तो वो रिमोट है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब आता है कंटिंजेंट एसेट के बारे में। कंटिंजेंट एसेट के अंदर अगर चांसेस रिमोट है तो कुछ भी नहीं करेंगे, अगर चांसेस उसके पॉसिबल हैं कंटिंजेंट एसेट्स के तो भी कुछ नहीं करेंगे, अगर चांसेस प्रोबेबल हैं तो सिर्फ डिस्क्लोजर जा रहा होगा बस, और कुछ भी नहीं करना, और अगर चांसेस हमारे वर्चुअली सर्टेन होंगे, मतलब कहीं बोलते हैं 90 या 95, मोर देन 95%, तो ही एसेट आपका कंटिंजेंट एसेट रिकग्नाइज हो रहा होगा एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हम अपने एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज कर लेते हैं एज सून एज दे आर एस्टिमेट, लेकिन हम अपने एसेट
नहीं रिकग्नाइज करते जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। ये हम अपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा करते थे। अ कंटिंजेंट एसेट must not be recognized only when the realization of the related economic benefit is virtually certain should recognition take place। तो मैंने आपको क्या बताया, जब तक ये रियलाइज ना हो जाए, मैंने वही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वाली बात बताई, जब तक रियलाइज ना हो जाए जब तक हम नहीं लिखेंगे। वर्चुअलिटी सर्टेन, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास कोई इन्वेंट्री थी जो कि आग लगने की वजह से डैमेज हो गई, लेकिन हमने उस इन्वेंट्री की इंश्योरेंस कराई हुई थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लीगली इंश्योरेंस कराई हुई थी। अब हमने जब आग लग गई, अपने इंश्योरेंस वालों से बोला, तो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट पे लिख के दे दिया, हाँ कि आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपकी जितना अमाउंट का लॉस हुआ है वो आपको रिकवर हो जाएगा। अब वो डॉक्यूमेंटेशन से हमें सबूत हो गया है, वो वर्चुअली सर्टेन हो गया है, चांसेस हमें दिख गए कि भाई मोर देन 95%, मतलब जब उसने डॉक्यूमेंटेशन लीगली बोल दिया है कि हमारा रिकवर हो जाएगा, पैसे नहीं मिले, लेकिन जब उसने हमें बोल दिया है कि लीगली कि हमें हमारा एक्सपेंस जो हमें लॉस हुआ था इन्वेंट्री डैमेज होने की वजह से, वो हमें रिकवर इंश्योर्ड हो जाएगी हमारी अमाउंट, तो मतलब अब हम उस जो भी एसेट है, जो भी अब हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, उसको अब हम एसेट रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर वो बोलता अभी पता नहीं है, मतलब अभी चांसेस प्रोबेबल हैं, हाँ ना इस तरह, तो हम उसको नहीं सिर्फ डिस्क्लोज कर देते कि भाई जो इंश्योरेंस वाले बातें बोल रहे हैं उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो उसकी भी जो डेफिनेशन है ना कंटिंजेंट एसेट की, वो उसी तरह है, इट इज़ अ पॉसिबल एसेट that arise from past events and whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the entity। तो यही डेफिनेशन ये मीट कर रहा होता है, जैसे कि उसके अंदर पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, इसके अंदर सिर्फ पॉसिबल एसेट है। तो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आप ऊपर से देख लीजिएगा, जो मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी उसमें मैंने पॉसिबल ऑब्लिगेशन लिखा था, आप इसमें लिख दीजिएगा पॉसिबल एसेट दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, और बाकी की पूरी वही डेफिनेशन है। अगर चांसेस उसके मतलब कंटिंजेंट एसेट के रिमोट हैं तो कुछ नहीं करेंगे, पॉसिबल है तो कुछ नहीं करेंगे, प्रोबेबल है तो सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा, और सिर्फ अगर वर्चुअली सर्टेन हो गया तो ही वो रिकग्नाइज हो रहा होगा। आपको एग्जांपल दे दी मैंने इंश्योरेंस की कि हमारी इन्वेंट्री अगर डैमेज हो गई किसी भी वजह से और इंश्योरेंस वालों ने हमें लिख के दे दिया, हाँ आपकी जो इंश्योरेंस जो हुई हुई थी इन्वेंट्री की, वो आपको उसकी अमाउंट रिकवर हो जाएगी, जब उसने डॉक्यूमेंट पे लिख के दे दिया है, हमें एक लीगल कागज़ दे दिया है, तो ही हम रिकग्नाइज करेंगे। हाँ पैसे थोड़े दिन बाद भले पर मिल रहे हो, लेकिन जब हमें उसने डॉक्यूमेंटेशन दे दी है तो मतलब हमें वर्चुअली सर्टेन हो चुका है, चांसेस अब दिख गए कि हाँ भाई हमारे पैसे, हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखी हुई है, मैं लिख नहीं रहा आगे, अगर आप सुनना चाह रहे तो ज़रूर सुनिएगा। यहाँ लिखा है अ कंपनी इज इंगेज इन अ लीगल डिस्प्यूट, कोई लीगल डिस्प्यूट में वो एक पड़ गया है, मतलब उस पर कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है, सही है। आगे लिखा हुआ है आउटकम नहीं पता क्या होगा। अब उसने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बता दिए क्या क्या हो सकती है। इट एस्टिमेट टू हैव टू पे 1 लाख, रिलायबली एस्टिमेट हो गया, और कह रहा है प्रोबेबल चांसेस है, और आपके पास आ रहा है लीगल डिस्प्यूट है, तो आप एक ऑब्लिगेशन में फंस गए, तो उसका प्रोविजन रिकग्नाइज हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है दूसरी कंडीशन कि भाई जो डैमेज है ना 1 लाख का, उसके चांसेस हैं पॉसिबल, लीगल डिस्प्यूट थे मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अब उसने जो पॉसिबल, अब दूसरी जो कंडीशन है वो प्रोबेबल होना चाहिए, बोला प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप 1 लाख, अब रिलायबली एस्टिमेट तो आ गया 1 लाख, लेकिन उसने बोला जो चांसेस हैं वो पॉसिबल है। चांसेस पॉसिबल है तो मतलब हमने रिकग्नाइजेशन पूरा क्राइटेरिया 3 कंडीशन मीट नहीं की, तो हम क्या करेंगे, कोई एक मिसिंग है ना इसमें से अब ये चांसेस पॉसिबल है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है लेकिन चांसेस पॉसिबल है, तो हम इसका क्या करेंगे, लाइबिलिटी प्रोविजन तो रिकग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन इसका कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाएगी, मतलब इसका डिस्क्लोजर जा रहा होगा।
तीसरी इसने पॉसिबिलिटी बताई है, द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव टू पे डैमेज बट इज अनेबल टू एस्टिमेट द अमाउंट। मैंने आपको ये ऊपर वाली बात जो सिखा रहा था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी एग्जिस्ट है, प्रोबेबल चांसेस भी है, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, अमाउंट वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है, कोई एक चीज़ मिस हो गई, अब रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो रहा, मतलब तीनों कंडीशन मीट नहीं हो रही। अगर तीनों कंडीशन मतलब मीट नहीं हो रही, मतलब रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर रहा, दो कंडीशन मीट कर ली, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन नहीं रिकग्नाइज करेंगे, हम इसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे रहे होंगे। अब इसने लिखा है, एक उल्टी बात लिखी है, लीगल डिस्प्यूट, समझो हम किसी लीगल डिस्प्यूट हमने किसी और के ऊपर डाल दिया, मतलब हमने किसी और के ऊपर केस कर दिया है जिसमें कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो डैमेजेस 1 लाख के रिसीव करेंगे, मतलब हमने सामने वाले पे डिस्प्यूट का लीगल केस डाल दिया है और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो वर्चुअली सर्टेन है कि हम वो डैमेजेस रिकवर करें। तो जाहिर है अगर इसमें वर्चुअली सर्टेन है और हमने किसी के ऊपर लीगल केस किया है, उसके डैमेजेस हम रिकवर करेंगे वो, तो ये एक एसेट रिकग्नाइज होगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या लिखी है, द कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रोबेबली रिसीव डैमेज ऑफ 1 लाख, मतलब ये दूसरी बात वही आ गई एसेट्स के उसमें कि प्रोबेबली, इसने बोला प्रोबेबल चांसेस है, कंटिंजेंट वर्चुअली सर्टेन नहीं, मतलब हम कंटिंजेंट एसेट रिकग्नाइज नहीं कर सकते, हाँ प्रोबेबल चांसेस सिर्फ इसका डिस्क्लोजर जा रहा होगा, तो अ कंटिंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज। एक लास्ट पॉसिबिलिटी, अ कंपनी थिंक इट मे रिसीव डैमेजेस बट इट इज नॉट प्रोबेबल, मतलब पॉसिबल है, इट सिर्फ एक्सपेक्ट, प्रोबेबल चांसेस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, नो डिस्क्लोजर, खत्म कहानी यहाँ पे। तो मेरे भाइयों, जो भी बहनों भाइयों, जो भी पढ़ रहे थे या जो भी लेक्चर देख रहे थे, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो कुछ चीज़ भी समझने में, तो या तो आप कमेंट कर दिएगा या ऊपर मेरे जो भी चैनल है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल होगा, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसके कुछ SBR वाले लोगों से मैं मज़ीद बात कर रहा हूँ भाई, जो F3 और F7 वाले हैं उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा, मैं SBR वाले लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं, मतलब इसकी हम कुछ थियोरेटिकल सवाल हम इसके कुछ सॉल्व करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसकी एक और IAS 37 से रिलेटेड एक थ्योरी के क्वेश्चन इसके सॉल्व कर रहे हैं, जो भी किट वगैरह में होते हैं, मतलब जो अभी स्मॉल लेवल में, मतलब बिल्कुल पास पेपर के बाद तो नहीं, कुछ साथ साथ करने वाले सवाल अगर आप चाह रहे हैं कि मैं थियोरेटिकल सवाल इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करा दूं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लास है। फ़ी अमान अल्लाह।